Hello everyone. So today's our topic is FEMA, that means Foreign Exchange Management Act. तो let's start. बेसिकली जब फेमा एक्ट आया था तो फेमा एक्ट इंट्रोड्यूस होने से पहले फेरा नाम का एक एक्ट था जिसका मेन पर्पस था फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करना, बट उसमें बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारे उसके ड्रॉबैक्स थे। इस रीज़न की वजह से फेरा एक्ट को रिप्लेस किया फेमा एक्ट ने। आरबीआई ने सबसे पहले 1999 में फेमा को प्रपोज किया, लेकिन जब वो इंट्रोड्यूस किया गया फाइनली तो वो जून 2000 में इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका मेन पर्पस क्या था, टू एडमिनिस्ट्रेट द फॉरेन ट्रेड एंड एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। क्लियर कि किस तरीके से फॉरेन ट्रेड को प्रॉपर मैनेज किया जाए एंड फॉरेन ट्रांजैक्शंस के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएं। देन हमारे पास फेमा एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। फर्स्ट हमारे पास है फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट, यानी कि एक्सटर्नल ट्रेड यानी फॉरेन ट्रेड को प्रॉपरली प्रमोट करना, मैनेज करना, पेमेंट्स को मैनेज करना। देन इंडियन मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को डेवलप करना एंड जितने भी फॉरेन ट्रांजैक्शंस हैं बेसिकली उनके लिए प्रॉपर फॉर्मेलिटीज़, प्रॉपर रूल्स बनाना, प्रॉपर प्रोसीजर्स जो है वो डिसाइड करना। देन एप्लीकेबिलिटी, बेसिकली फेमा एक्ट इज एप्लीकेबल इन ऑल ओवर इंडिया. It is also applicable on the person who resides in India for 182 or more days. Clear? Then it is also applicable on an office, branch or agency which can be controlled by resident of Indian person but located in outside. Done? Then main provisions of FEMA. First is main provision dealing in foreign exchange. दैट मीन्स अंडर सेक्शन 3 यहाँ पे क्या कहा गया कि कोई भी पर्सन जो है किसी अनऑथराइज्ड पर्सन के साथ फॉरेन एक्सचेंज के रिगार्डिंग कोई भी डील नहीं करेगा, ना तो वो किसी अनऑथराइज्ड पर्सन को कोई पेमेंट देगा और ना ही उनसे कोई इनकम रिसीव करेगा। देन हमारे पास आता है होल्डिंग ऑफ फॉरेक्स अंडर सेक्शन 4, यानी कि कोई भी पर्सन किसी भी तरह की कोई भी फॉरेन एक्सचेंज को या फिर किसी भी तरह की इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि इंडिया के बाहर है, ना तो उसको होल्ड करेगा, ना ही एक्वायर करेगा और ना ही ट्रांसफ़र कर सकता है। देन करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स बेसिकली क्या होती हैं? ऑल दोज ट्रांजेक्शन विच आर नॉट इंक्लूडेड इन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स आर नॉन एज करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स. It includes business transaction, short-term banking transaction, banking activities, credit facilities, clear, and payment of interest on loans and income received on investment. यानी कि जितने भी आपके बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं, बेसिकली बैंकिंग एक्टिविटीज़, आपने बैंकिंग फैसिलिटीज, शॉर्ट टर्म बैंकिंग फैसिलिटीज़ अगर आप अवेल कर रहे हैं या आप क्रेडिट फैसिलिटीज़ अवेल कर रहे हो बिजनेस के लिए, या फिर किसी भी तरीके की लोन पर इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो इंटरेस्ट ऑन लोन, या फिर आप इनकम रिसीव कर रहे हैं ऑन इन्वेस्टमेंट, तो वो सारी किसके अंदर काउंट की जाएंगी? आपके करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स के अंडर जो है वो काउंट की जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स आगे फर्दर जो है कुछ क्लासिफाई की गई हैं। क्लियर? तो उसको हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास है नेक्स्ट इज करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स जो है बेसिकली 3 कैटेगरीज में, या आप कह सकते हो 3 शेड्यूल्स के अंदर जो है वो डिवाइड की गई हैं। फर्स्ट इज प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन, सेकंड ट्रांजेक्शन रिक्वायरिंग प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड थर्ड इज ट्रांजेक्शन रिक्वायर्ड प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई. तो यानी प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन्स में, यानी कि आप कोई लॉटरी विन कर गए हैं, कोई लॉटरी जीत गए, तो उससे आपको अगर कोई इनकम जनरेट हुई है, कोई रेमिटेंस आपको मिला है, वो प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन है.
आपने कोई रेस में पार्टिसिपेट किया, आपको वहाँ से इनकम जनरेट हुई, या आप बोल सकते हैं कि आपने कोई लॉटरी टिकट परचेज करी, कोई इस तरीके की बैंड मैगजीन परचेज करी, फुटबॉल पूल्स हो गए, स्वीप स्टैक्स हो गए, या कमीशन ऑन एक्सपोर्ट, किसी भी तरीके का अगर कोई कमीशन पे किया है टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर और होली ओन सब्सिडरीज ऑफ इंडियन कंपनीज अब्रॉड, तो वहाँ पर भी आपकी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स काउंट होंगी वो प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन्स में काउंट होंगी। नेक्स्ट इज शेड्यूल नंबर 2, ट्रांजेक्शन्स रिक्वायरिंग प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स है जो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स में काउंट की जाएंगी, जिसमें हमें गवर्नमेंट के प्रायर अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट, कल्चरल टूर्स, तो यानी जितने भी आप टूर पर जा रहे हो कल्चरल टूर्स पर, तो वहाँ पर आपको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की आपको अप्रूवल लेनी होगी। सेकेंड, अगर आप किसी फॉरेन मीडिया में किसी भी तरीके की एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं प्रिंट मीडिया में, लेकिन उसका पर्पस जो है ना तो टूरिज्म को प्रमोट करना है, ना ही कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना है, और ना ही किसी तरीके की इंटरनेशनल बिडिंग है जो कि $10,000 से ज़्यादा है, जो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू किया जा रहा है या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के थ्रू किया जा रहा है, उस केस में हमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की अप्रूवल जो है वो लेनी पड़ती है। सेम केस अगर किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट ने किसी फ्रेट वेसल की फ्रेट दी है, पे करी है, तो उस केस में जो है हमें मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट की जो है प्रायर अप्रूवल जो है हमें लेनी पड़ेगी। देन हमारे पास आता है रेमिटेंस ऑफ हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपोंडर्स, यानी कि किसी टीवी चैनल के थ्रू या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू अगर हमने कोई ट्रांसपोंडर्स अपॉइंट किए हैं तो उसके लिए हमें उसको हायर करने के लिए जो भी चार्जेस पे करने पड़ते हैं, उसको लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रायर अप्रूवल लेने की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट इज शेड्यूल नंबर 3, अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई। कहने का मतलब यहाँ पर है कि एक पर्सन जो है वो फॉरेन एक्सचेंज की फैसिलिटी अवेल कर सकता है फॉर द फॉलोइंग पर्पस, बट उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए, 2,50,000 होनी चाहिए। यानी जो नीचे आपको पर्पस दिखाए गए हैं, ठीक है, वहाँ तक अगर किसी पर्सन को फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी अवेल करनी है तो वो अवेल कर सकता है, लेकिन उसकी लिमिट 2,50,000 होनी चाहिए। वहाँ पर उसे प्रायर अप्रूवल लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा लिमिट एक्सटेंड हो जाती है तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा, आरबीआई के अप्रूवल लेने की रिक्वायरमेंट होगी। अब वो बेसिक पर्पस क्या है, वो पर्पस है प्राइवेट विजिट टू एनी कंट्री एक्सेप्ट नेपाल भूटान, यानी नेपाल और भूटान को छोड़कर आप किसी भी कंट्री में विजिट कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको अप्रूवल लेनी होगी। गिफ्ट्स एंड डोनेशन के लिए अप्रूवल लेनी होगी। आप एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर अब्रॉड जा रहे हैं तो उस केस में भी हमें क्या करना होगा, प्रायर अप्रूवल जो है उसकी रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट, एमिग्रेशन, आप यहाँ से कहीं बाहर शिफ्ट हो रहे हो उस केस में। नेक्स्ट, आपके कोई रिलेटिव हैं, बहुत क्लोज रिलेटिव हैं जो कि अब्रॉड में रहते हैं, आप उनको प्रॉपर मेंटेनेंस के चार्जेस दे रहे हो तो उस केस में भी प्रायर अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा आप किसी बिजनेस के रिगार्डिंग आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर जा रहे हो, या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो उस केस में भी आपको अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप फर्दर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जा रहे हो, ठीक है, या किसी भी तरीके की और भी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो इसमें इंक्लूड की जा सकती हैं। लेकिन यहाँ पे याद रखना आपके पास एक पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 8 और पॉइंट नंबर 7, ये 3 ट्रांजेक्शन ऐसी है जहां पर आपकी लिमिट जो है वो 2,50,000 से अबव हो सकती है और वहां आपको अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन आपको फिर प्रॉपर क्या करना होगा कि आपको प्रॉपर तरीके से अपने डॉक्यूमेंटेशन जो है वो वेरीफाई करवाने होंगे, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वेरीफाई करवाने होंगे। ये सारे केसेस, ये जो 3 केसेस हैं, ये किसके अंडर आते हैं, LRS यानी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंडर काउंट किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है
Capital account transactions. According to subsection 2 of section 6, capital account transactions is any person may sell or draw foreign exchange to or from an unauthorized person for capital account transaction. यानी capital account transaction के लिए कोई भी पर्सन जो है किसी ऑथराइज्ड पर्सन को या तो फॉरेन एक्सचेंज सेल कर सकता है या फिर उससे परचेज कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है शेड्यूल 2। क्या कह रहा है? शेड्यूल 2 में बात कही गई है कि आरबीआई जो है वो क्या कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसल्टेशन के साथ यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्ट करके वो क्या कर सकता है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, इम्पोज कर सकता है, या फिर कुछ क्लासेस लगा सकता है जो काउंट किए जाएंगे कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन में। क्लियर? या फिर वो कुछ और फर्दर कंडीशंस जो हैं वो इम्पोज कर सकता है। अब हमारे पास कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस में या तो बिल्कुल प्रोहिबिटेड हो जाएंगी या रिस्ट्रिक्टेड रहेंगी, या फिर उसको रेगुलेट कौन करेगा? आरबीआई रेगुलेट करेगा। फर्स्ट हमारे पास ट्रांसफर और इशू ऑफ एनी सिक्योरिटी बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, यानी इंडिया में रहने वाला कोई भी पर्सन अगर किसी तरीके की सिक्योरिटी जो है वो या तो इशू कर रहा है या फिर ट्रांसफर कर रहा है। सेम केस बाहर किसी और प्लेस पर किसी और कंट्री में रहने वाला पर्सन जो है वो हमारी कंट्री के लिए कोई सिक्योरिटी इशू कर रहा है या उसे ट्रांसफर कर रहा है। सेकेंड, ट्रांसफर और इशू ऑफ एनी सिक्योरिटी और फॉरेन सिक्योरिटी बाय एनी ब्रांच ऑफिस और एजेंसी इन इंडिया, यानी कोई भी कंपनी अगर इंडिया में है वो किसी तरीके की फॉरेन सिक्योरिटी को ट्रांसफर कर रही है या फिर इशू कर रही है किस पार्टी के लिए? उस पार्टी के लिए या उस पर्सन के लिए जो कि इंडिया के बाहर रहता है। ठीक है। सेम इसी तरीके की अगर आपने कोई बाहर से लोन लिया है उस केस में, या फिर आपने लोन किसी आउटसाइडर पार्टी को यानी इंडिया से बाहर किसी को लोन दिया है, वो सभी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो किसके अकॉर्डिंग चलेगी? रेगुलेट की जाएंगी, आरबीआई के अकॉर्डिंग रेगुलेट की जाएंगी। नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड होल्डिंग ऑफ करेंसी और करेंसी नोट्स, यानी कि इस पर भी क्या है, प्रॉपर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। ठीक है, यानी एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और किसी भी तरीके की अगर आप फॉरेन करेंसी को होल्ड करके रख रहे हैं उस केस में भी क्या है, रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाई जा सकती हैं। नेक्स्ट, अगर आप इंडिया से बाहर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हो जो कि लीज बेस पर नहीं है, ठीक है, तो वो भी आपकी कौन सी या तो प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन हो सकती हैं या फिर रिस्ट्रिक्टेड ट्रांजैक्शंस जो हैं वो हो सकती हैं। नेक्स्ट, एक्विजिशन और ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया। सेम वे, सपोज कीजिए अमेरिका से कोई प्रॉपर्टी हमारे यहाँ पर ट्रांसफर की जा रही है बट वो लीज बेस पर नहीं है, ठीक है, तो ये भी ट्रांजैक्शन या तो प्रोहिबिटेड होंगी या फिर इन्हें आरबीआई रेगुलेट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस अंडर सेक्शन 7। इसके अंदर क्या बात कही गई है, यानी एक एक्सपोर्टर अगर वो गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है या फिर वो सर्विस एक्सपोर्ट कर रहा है, यानी अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, एक डिक्लेरेशन जो है वो आरबीआई को या फिर किसी और अथॉरिटी को जो है वो सबमिट करनी होगी। ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आरबीआई को क्या करनी होगी, सबमिट करनी होगी, या फिर हो सकता है कि उसने जो भी अथॉरिटी डिसाइड की गई उस अथॉरिटी के पास जो है वो सबमिट करनी पड़ सकती हैं। नेक्स्ट, रियलाइजेशन रिपैट्रिएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अंडर सेक्शन 8, यानी कि अगर किसी भी तरीके की फॉरेन एक्सचेंज किसी पर्सन के पास ड्यू है या फिर उसने अर्न करनी है अभी, ठीक है, बट अभी तक उसको रिसीव नहीं है, तो आरबीआई जो है उसे एक टाइम पीरियड देता है, तो उस टाइम पीरियड के अंदर वो पर्सन क्या है, कुछ स्टेप्स ले सकता है उस अमाउंट को रियलाइज करने के लिए, उस फॉरेन करेंसी को रियलाइज करने के लिए, उसको रिसीव करने के लिए। नेक्स्ट, एग्जेम्पशन फ्रॉम रियलाइजेशन एंड रिपैट्रिएशन इन सर्टेन केसेस, बट कुछ केसेस में जो है ये रियलाइजेशन की जो रूल्स हैं वो क्या है, एग्जेम्प्ट कर दिए जाते हैं। अब वो क्या है, पोजेशन ऑफ फॉरेन करेंसी और कॉइन्स, यानी अगर किसी भी तरीके के फॉरेन कॉइन्स हैं या फॉरेन करेंसी हैं, ठीक है,
जिसमें लिमिट डिसाइड कर दी आरबीआई ने, उस लिमिट तक क्या है अंडर सेक्शन 8 के रूल जो है वो एग्जेम्प्ट कर दिए जाते हैं। या फिर कोई फॉरेन करेंसी जो है वो 8 जुलाई 1947 से रिसीव हुई है, वहाँ पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। या फिर अगर कोई भी फॉरेन एक्सचेंज जो है वो एम्प्लॉयमेंट से मिली है, किसी बिजनेस से मिली है, कोई ट्रेड करने पर मिली है, सर्विस या गिफ्ट के फॉर्म में मिली है, तो वहाँ पर भी ये रूल जो है वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज ऑथराइज्ड पर्सन। ऑथराइज्ड पर्सन कौन हो सकते हैं? कोई भी डीलर हो गया, मनी चार्जर हो गया, या ऑफशोर बैंकिंग। ऑफशोर बैंकिंग वो बैंकिंग होती है जो बेसिकली इंटरनेशनल बैंकिंग लाइसेंस के अकॉर्डिंग जो है रेगुलेट की जाती है। ठीक है, वो सारे कौन से पर्सन काउंट किए जाते हैं? ऑथराइज्ड पर्सन काउंट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है कि आरबीआई के पावर्स क्या हैं बेसिकली, यानी कि आरबीआई जो है बेसिकली कोई भी नोटिफिकेशन के दे सकता है, कुछ भी रेगुलेशन के लिए कोई भी रूल बना सकता है, प्रॉपर डायरेक्शंस जो दे सकता है। ठीक है, किसके रिगार्डिंग? पेमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है, या इनकम रिसीव करने के रिगार्डिंग, या फिर किसी भी पर्सन को क्या है उस ड्यूटी से हटा भी सकता है अगर वो पर्सन जो है ऑथराइज्ड पर्सन सही प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता। क्लियर? नेक्स्ट इज कि अब क्या है, यहाँ पर आरबीआई के पास ये पावर भी है कि वो ऑथराइज्ड पर्सन को इंस्पेक्शन का काम भी कर सकता है, ऑथराइज्ड पर्सन को इंस्पेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, उसकी इंक्वायरी भी कर सकता है। वो किसी भी पर्सन से, ऑथराइज्ड पर्सन अगर कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा या वो किसी भी तरीके की एक्टिविटी जो है वो नहीं कर रहा है, तो उस केस में आरबीआई क्या कर सकता है, उससे वो सारी डिटेल, सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मांग सकता है कि क्या रीज़न है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो और क्या कर सकता है, वो ये भी चेक करता है कि क्या ये पर्सन जो है अकॉर्डिंग टू रूल काम कर रहा है, अकॉर्डिंग टू रेगुलेशंस काम कर रहा है, किसी रूल को, किसी रेगुलेशन को या किसी डायरेक्शन को ब्रीच तो नहीं कर रहा, ये भी चेक करता है। देन जो भी स्टेटमेंट ऑथराइज्ड पर्सन ने प्रोवाइड की है, जो भी इंफॉर्मेशन उसने दी है, उसको रेक्टिफाई करना, उसको चेक करना कि सारी इंफॉर्मेशन सही है या नहीं है, उसको देखने का काम भी कौन करता है? आपका आरबीआई करता है। नेक्स्ट पेनल्टीज के बारे में बात की जाती है। अगर कोई पर्सन ऐसा लगता है कि उसने किसी रूल को ब्रेक किया है, किसी रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया, किसी डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया एक्ट के अकॉर्डिंग, तो उस पर्सन पर बेसिकली 3 गुना, कितना? जितना सम उसने उस रूल को ब्रेक करने में लगाया, जितना उससे नुकसान हुआ, उसका 3 गुना क्या है, उसको पेनल्टी लग सकती है। या फिर ये 2 लाख तक भी जा सकती है। फिर भी अगर वो इस तरीके का काम जारी रख रहा है, ठीक है, रूल फिर भी फॉलो नहीं कर रहा, तो उसको यहाँ तक कि आगे फर्दर क्या हो सकता है, 5 रुपीज़ पर डे के हिसाब से फाइन लग सकता है। अगर वो पेनल्टी का अमाउंट नहीं देता विद इन 90 डेज, अगर वो पेनल्टी पे नहीं करता, तो उसको आगे फर्दर इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। नेक्स्ट अपील के बारे में बात की गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कुछ ऑफिसर्स डिसाइड करती है, उनकी अपॉइंटमेंट करती है, जो क्या करते हैं बेसिकली जिस पर्सन के अगेंस्ट केस किया गया है उस पर्सन की अपील को सुनती है और डिसीजन देती है। ठीक है, उसके अगेंस्ट इंक्वायरी बिठाती है एक तरीके से। लेकिन अगर एक पर्सन जो है वो उन ऑफिसर्स, स्पेशल ऑफिसर्स की बात या उनके डिसीजन से सहमत नहीं है, ठीक है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो उस केस में वो स्पेशल डायरेक्टर के पास अपील कर सकता है। और स्पेशल डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट भी कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। स्पेशल डायरेक्टर क्या करेगा? अब उन अथॉरिटीज के अगेंस्ट जो केस फाइल किया है उसकी सुनवाई करता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में अब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट थर्ड नंबर पे किसकी अपॉइंटमेंट करती है? एपिलेट ट्रिब्यूनल की अपॉइंटमेंट करती है। बेसिकली अगर सपोज कीजिए वो पर्सन जो है वो स्पेशल डायरेक्टर के डिसीजन से भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो उस केस में क्या हो सकता है, वो आगे फर्दर जो है वो किसके पास अपील करेगा, किसके पास केस फाइल कर सकता है? एपिलेट ट्रिब्यूनल के पास केस फाइल कर सकता है अगेंस्ट स्पेशल डायरेक्टर एंड अथॉरिटीज। उसके बाद अगर फिर भी
3 पर्सन के साथ भी अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, उनके डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है, तो लास्ट ऑप्शन क्या है कि वो पर्सन जो है हाई कोर्ट में एपीलेट ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट, ऑफिसर्स के अगेंस्ट, ठीक है, क्या कर सकता है, केस फाइल कर सकता है विद इन 60 days ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द डिसीजन ऑफ एपीलेट ट्रिब्यूनल। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब मेन प्रोविजंस है बेसिकली, इनकी समरी क्या है। फर्स्ट, डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज अंडर सेक्शन 3, होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अंडर सेक्शन 4, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन अंडर सेक्शन 5, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस अंडर सेक्शन 6, export of goods and services under section 7 and realization and repatriation under section 8। बेसिकली ये जो है फेमा के मेन, जिसको आप बोल सकते हो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, बेसिकली ये इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कोई डाउट है तो आप वो पूछ सकते हैं। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट फेमा एक्ट। If you have any doubt, you can ask me anytime. Okay, thank you.